उस आखिरी पन्ने में जो लिखा था उसे सोचकर समीर को पिछले साल जुलाई महीने में घटी एक घटना याद आई। समीर अपने काम से ब्रेक लेकर शहर की भागदौड़ से बचने के लिए भारत के मध्य में बसे एक अनजान गांव में छुट्टियां मनाने गया था, जब अचानक से उसकी गाड़ी खराब हो गई। बहुत खूबसूरत जगह थी वो, सुकून से भरी हुई अनछुई सी जगह थी। जिधर भी नजर जाती थी सिवाय सादगी की और कुछ नजर नहीं आता था, न वहां के वातावरण में और न ही वहां के लोगों में। जब काफी देर तलाशने के बाद भी समीर को कोई मैकेनिक नहीं मिला तो वो रात बिताने के लिए किसी जगह की तलाश करने लगा। पर छोटे से उस गांव में ना कोई होटल था और ना ही कोई धर्मशाला। समीर लक्ष्यहीन यहां वहां भटक ही रहा था कि दूर से आती हुई एक पुरानी सी गाड़ी पर उसकी नजर गई। उसने झट से उस गाड़ी को रुकने का इशारा किया, इस उम्मीद में कि शायद उसे उस गाड़ी में किसी होटल या किसी जगह तक लिफ्ट मिल जाए जहां वो आज रात बिता सके। उसने सोचा कल सुबह वो किसी मैकेनिक को ढूंढकर लाके गाड़ी बनवा लेगा। वो गाड़ी उसके पास आकर रुकी। अंदर एक बहुत ही बूढ़ा सा आदमी बैठा था। चेहरे पर पड़ी हुई बेहिसाब झुर्रियों को देखकर लगता था कि कम से कम 80 साल का होगा। चश्मों के पीछे छुपी आंखों के पर्दों पर पड़ी सफेदी को देखकर लगता था जैसे कुछ ही सालों में उसे दिखना ही बंद हो जाएगा। सर पर सिर्फ कुछ ही बाल बचे थे और उस पर पहने किप्पा को देखकर समीर को अंदाजा हो गया कि ये आदमी यहूदी धर्म से संबंध रखता है। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूं बेटा? उस बुढ़े आदमी ने दुर्बल सी आवाज में पूछा। मेरी गाड़ी खराब हो गई है, नई जगह है और मैं पिछले 1 घंटे से किसी मैकेनिक को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। रात भी होने को है, तो अगर आप मुझे रात बिताने के लिए किसी होटल या किसी धर्मशाला तक ड्रॉप कर देते तो बड़ी मेहरबानी होती। समीर गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए बोला, मैं यहीं पास में ही रहता हूँ, अगर तुम चाहो तो मेरे घर पर आज की रात बिता सकती हो। उस बुढ़े आदमी ने मुस्कुराकर समीर से कहा। बहुत शुक्रिया आपका, मेरा नाम समीर है। मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता। आप अगर मुझे बस किसी होटल या धर्मशाला तक छोड़ दें तो मैं मैनेज कर लूंगा। समीर उस आदमी से हाथ मिलाते हुए बोला, ये बहुत छोटी सी जगह है, यहाँ तुम्हें होटल नहीं मिलेगा। अंधेरा होने वाला है, गाड़ी में बैठ जाओ। उस बुढ़े आदमी ने थोड़ा सा खिसक कर बाईं ओर का दरवाज़ा खोला और समीर को गाड़ी में बैठने का इशारा किया। समीर भी मुस्कुराकर अंदर बैठ गया। कहाँ से हो? आसपास से तो नहीं लगते। अपनी कमज़ोर नज़र से सड़क पर ध्यान लगाते हुए उस बूढ़े ने पूछा। बदायूं से हूँ, लेकिन अभी कुछ महीने पहले दिल्ली शिफ्ट हुआ हूँ। राइटर बनना चाहता हूँ, समीर ने जवाब दिया। खुद पर भरोसा रखोगे तो एक दिन ज़रूर बड़े राइटर बनोगे, बूढ़े ने समीर से कहा। आ गया घर, उस बूढ़े ने अपनी कांपते हाथों से इशारा करते हुए दिखाया। धीरे धीरे चलती वो गाड़ी बाईं ओर मुड़ते हुए कच्ची सड़क पर से गुजरते हुए एक घर के सामने जाके रुकी। घर काफी पुराना सा लग रहा था। बाहर रस्सी पर कुछ कपड़े सुखाने के लिए टंगे हुए थे और घर के बाहर झूले के पास एक पुरानी सी जंग लगी हुई साइकिल पड़ी थी। सालों से किसी ने ना चलाई हो जैसे। समीर ने देखा घर के बाहर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। 70 साल की रही होगी। अलीसा, मेरी बीवी, उस बूढ़े ने उसकी ओर इशारा करते हुए समीर से कहा। बहुत सुंदर है। समीर गाड़ी का दरवाजा बंद करते हुए बोला और अपना हाथ हिलाते हुए उस औरत को हेलो बोला। देखो तो अलीजा, आज हमारे घर पर मेहमान आया है। वो बूढ़ा धीरे धीरे अपनी बीवी की ओर बढ़ते हुए बोला। उसको देखकर लगता था कि उसको चलने में बड़ी तकलीफ हो रही थी। अलीजा ने उसके घर के बाहर बनी सीढ़ियों से चढ़ने में उसकी मदद की और उसे अंदर ले गई। अंदर आ जाओ, इसे अपना ही घर समझो, उस बूढ़े ने समीर से कहा और अलीजा ने भी उसे अंदर चलने को कहा। समीर ने अपने हाथों और पैरों को थोड़ा सा आराम देने के लिए एक अंगड़ाई ली और उनके पीछे पीछे घर के अंदर चला गया। अंदर कमरे को देखकर लगता था कि वहां रहने वाले काफी धार्मिक थे। जगह जगह पर दीवारों पर भगवान की तस्वीरें और अन्य धार्मिक वस्तुएं रखी थी।
बीच में एक सोफ़ा और सेंट्रल टेबल रखा था। उसके अलावा एक पुराना सा टीवी और किताबों से भरी हुई बुक शेल्फ थी, जिस पर हिब्रू भाषा में लिखी हुई कई किताबें थी। आओ समीर, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। अलीज़ा ने मुस्कुराते हुए समीर से कहा। बाहर मैंने एक जंग लगी पुरानी साइकिल देखी। समीर ने जिज्ञासावश पूछा, क्योंकि घर में उसे कोई भी बच्चा नजर नहीं आया था। अरे वो मेरी पोती की साइकिल है, शहर में रहती है मेरी बेटी और दामाद के साथ। वो झूला भी हमने उसी के लिए लगाया है। जब कभी भी छुट्टियों में आती है तो खूब खेलती है। अलीज़ा की आवाज़ में एक ममता थी, जिसे सुनकर समीर को अपनी माँ की याद आ गई। सफ़ेद रेशम से बाल, गहरी नीली आंखें और प्यारी सी मुस्कान। उम्र के लिहाज से उनके चेहरे पर कुछ खास झुर्रियाँ भी नहीं थी। अपने वक्त में यह बहुत सुंदर रही होंगी, समीर ने खुद से बोला, पर आवाज़ इतनी तेज थी कि अलीज़ा ने सुन लिया। यकीन से तो नहीं कह सकती, पर लोग ऐसा कहते हैं। अलीज़ा ने मुस्कुराकर समीर से कहा। समीर थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस कर रहा था कि उसने इतनी तेज बोला। अलीज़ा उसे ऊपर वाले कमरे में ले गई और दरवाज़ा खोलते हुए बोली, तुम थक गए होगे, थोड़ा आराम कर लो, बाद में खाने पर मिलते हैं। छोटा सा कमरा था, पर एक इंसान के लिए काफ़ी। खिड़की के पास एक बिस्तर लगा था और साथ में एक लाइट थी। बगल में एक स्टूल पर एक ग्रामाफोन रखा हुआ था और साथ में एक चेयर रखी हुई थी। ये जिसका भी कमरा था, देखकर लगता था कि उसे गाने सुनने का शौक है। समीर ने अपने जूते खोले और बिस्तर पर लेट गया। पूरा दिन चलने की वजह से वो काफ़ी थक गया था, इसीलिए बिस्तर पर लेटते ही वो सो गया। बैठा खाने से लगे किचन में अलीज़ा रात के खाने के लिए कुछ सब्जियां और गोश्त काट रही थी, और वह बूढ़ा आदमी अपनी शाम की पूजा अर्चना खत्म कर सोफे पर बैठे टीवी देख रहा था। समीर अच्छा लड़का है ना? अलीज़ा ने सब्जियां काटते हुए पूछा। हाँ, अच्छा हुआ मैं उसको मिल गया, वरना रात को इस अनजान जगह पर पता नहीं बेचारा क्या करता, उसने जवाब दिया। मैं रात के लिए एक दाल, सब्जी और गोश्त बना रही हूँ, अच्छा लगेगा उसको, अलीज़ा ने जवाब दिया। बूढ़ा टीवी देखते हुए बोला। क्या हुआ, बोलो ना। खाने के मामले में बहुत नखरे करती है वो, आपको तो पता है। अरे हाँ बाबा, तुम्हें तो पता है उसको गोश्त कितना पसंद है। आप एक बार जाकर उसको देखो ना, सुबह से अकेली है, मुझे चिंता हो रही है। वो बूढ़ा धीरे से सोफे से उठा और सीढ़ी के नीचे बने हुए दरवाजे की ओर बढ़ा और अंदर चला गया। दरवाजे की सीढ़ियां नीचे बने एक गुप्त कमरे की ओर जाती थी। नीचे बने उस कमरे में एकदम घुप अंधेरा था। सिर्फ एक छोटी सी लाइट थी, जिससे कमरे में बिल्कुल हल्की सी रोशनी रहे। उस अंधेरे कमरे में किसी के चलने की आवाजें आ रही थी। अनीता, आज माँ ने तुम्हारे लिए गोश्त पकाया है, उस बूढ़े ने कहा और धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। थोड़ा सा उतरने पर एक औरत की परछाई नजर आने लगी। वो औरत अपने आप में कुछ बड़बड़ाते हुए कमरे में घूम रही थी। वो बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उसके पास पहुंचा तो वो औरत दीवार की ओर मुंह किए खड़े थी। अनीता बेटे, मैं बाबा, उसने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। वो मुड़ी और बोली, बाबा, मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे पता है, बस कुछ महीने और फिर हम तुम्हें शहर भेज देंगे, तुम्हारी बहन के पास। उस औरत ने काले कपड़े पहने हुए थे और सर पर कपड़ा बांध रखा था। 30-35 साल की रही होगी वो। नैन नक्श तो तीखे थे, पर पूरा चेहरा इतना बिगड़ा हुआ था मानो किसी ने तेजाब से उसे चला दिया हो। पर सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि उसकी आंखें अलग अलग दिशा में देख सकती थी। उसकी दाहिनी आंख से उस बूढ़े आदमी को देख रही वो औरत बाईं आंख से कभी ऊपर तो कभी नीचे देखते हुए
पूरे कमरे को टटोल रही थी। उसकी हालत देखकर लगता था कि नहीं भी तो कम से कम 6 महीने के गर्भ से थी। आओ चलो बैठे, थोड़ी देर में तुम्हारी माँ भी यहीं आ जाएगी। उसने उसका हाथ पकड़ते हुए कमरे के बीचों बीच रखी एक मेज के पास ले जाने लगा। दोनों उसकी बगल में लगे कुर्सियों पर बैठे और थोड़ी देर में अलीजा भी हाथों में प्लेट लिए सीढ़ियों से नीचे आ गई। उसने खाना रखा और बैठ गई। एक आंख से अपने बाबा को तो दूसरे से बाईं ओर बैठी अपनी माँ को देख अनीता बहुत खुश लग रही थी। उधर समीर एक झटके से उठ गया, पूरे का पूरा पसीने में नहाया हुआ। उसने एक बार फिर वही डरावना सपना देखा था जो बचपन से लेकर आज तक वो देखता आ रहा था। जब वो छोटा था तो अक्सर अपने भाई के साथ रेलवे ट्रैक्स पर जाकर खेला करता था। वहां दोनों भाई छोटे छोटे पत्थर इकट्ठे करते और आती जाती ट्रेनों पर फेंक कर मारते। ऐसे ही एक दिन दोनों रेलवे ट्रैक्स पर पत्थर फेंकते हुए टनल के अंदर दौड़ते, ये देखने के लिए कि ट्रेन के आने से पहले अगली तरफ कौन पहले पहुंचता है। उस दिन क्या हुआ था मालूम नहीं, पर शाम को लोगों को उसके भाई की लाश टनल के अंदर से बरामद हुई थी। मुझे माफ कर देना भाई, मैंने जानबूझकर नहीं किया था। उस घटना को याद करते हुए नम आंखों से समीर खुद से बोलते हुए बिस्तर से उठा और पास लगे हुए आईने के आगे जाके खुद की हालत ठीक करके नीचे जाने की सोची। वैसे भी उसे अब और नींद आने वाली तो थी नहीं। वो बैठक खाने में पहुंचा तो गर्म खाने की खुशबू से उसके मुंह में पानी आ गया और उसने रसोई में जाके चुपके से गोश्त का टुकड़ा उठाकर खा लिया। सब कहाँ गए? उसको ना ही वो बूढ़ा आदमी नजर आ रहा था ना अलीजा, तो वो उन्हें ढूंढने लगा। वो घर के बाहर भी नहीं थे तो गए कहाँ? वापस अंदर आने पर उसको हल्की हल्की आवाज़ें सुनाई देने लगी। वो उन आवाज़ों की ओर बढ़ा तो देखा सीढ़ियों के नीचे बने दरवाजे के पीछे से आ रही थी। उसने अपने कान दरवाजे पर रखकर सुनने की कोशिश की तो उसे बहुत साफ सुनाई दिया। थोड़ा सा और खा लो अनीता, बच्चे के लिए तुम्हारा खाना ज़रूरी है। नीचे से उस बूढ़े आदमी की आवाज़ आ रही थी। कौन हो सकता है नीचे? ये सोचकर उसकी उत्सुकता और बढ़ गई। उसने अंदर झांकने के लिए हल्का सा दरवाज़ा खोला पर उसे सिवाय अंधेरे के कुछ और नज़र नहीं आया। उसने दरवाजे को थोड़ा सा और खोलने की कोशिश की तो उसे उस बूढ़े की आवाज़ सुनाई दी। अनीता बेटा, तुम अपनी माँ के साथ यहीं रहो और अपना खाना ख़त्म करो, ठीक है? अलीजा, मैं समीर को एक बार देख कर आता हूँ। समीर ने जल्दी से बिना आवाज़ किए दरवाज़ा बंद किया और चुपचाप वापस ऊपर वाले कमरे में चला गया। उसे पता था कि वो बूढ़े को ऊपर आने में वक्त लगेगा, तो उसने फटाफट से जूते उतारे और खुद बिस्तर पर लेट गया, मानो जैसे सोया हो। अभी तक सो रहे हो? उठ जाओ, खाना खाने का वक्त हो गया है, उस बूढ़े ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा। वो उठा और उसके साथ नीचे जाके खाना खाने लगा, पर उसका ध्यान खाने पर कम और दरवाजे के पीछे कौन था उस पर ज़्यादा था। रात के 2 बजे जब हर कोई खा के सो गया तो वो चुपचाप से नीचे आया और उस दरवाजे को धीरे से खोलकर उस गुप्त कमरे में चला गया। मोबाइल की रोशनी में उसको दीवार से सटे बिस्तर पर सोती हुई एक लड़की नजर आई। वो बिना शोर किए हुए उसकी ओर बढ़ रहा था। इतने में वो लड़की उठी और दौड़ते हुए एकदम से करीब आ गई। उसके बिगड़े हुए चेहरे और एक आंख से उसे देखती और दूसरी आंख से पूरे कमरे का जायजा लेती उस लड़की को देख समीर के मुंह से चीख निकल गई और डर के मारे उसके हाथों से उसका मोबाइल एक झटके के साथ जमीन पर गिरा।